नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्पेस की। ध्यान दें, हम वो तारों और ग्रहों वाले बाहरी अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहे। हाँ, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस बुनियादी ढांचे की जिसमें सब कुछ मौजूद है। दूरी और दिशा का वो ताना बाना है ना। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए विकिपीडिया से कुछ दिलचस्प जानकारी है। इसमें दर्शन और विज्ञान दोनों के नजरिए का एक अच्छा मिश्रण मिलता है। हाँ, ये विषय है ही ऐसा जिसमें दोनों की भूमिका रही है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि स्पेस के बारे में हमारी सोच सदियों में कैसे बदली है। प्राचीन दार्शनिकों से लेकर हाँ, और फिर आज की मॉडर्न फिजिक्स तक, और ये कैसे सिर्फ 3 आयामों से बढ़कर समय के साथ जुड़ गया। स्पेस टाइम बन गया 4 आयाम। बिल्कुल, स्पेस टाइम। चलिए इस सोच के सफर को थोड़ा खोलकर देखते हैं। जरूर। तो स्पेस असल में है क्या? इस पर बहस तो बहुत पुरानी है। प्लेटो, अरस्तु, सबने सोचा इस बारे में। हाँ, लेकिन असल गहमा-गहमी शुरू हुई कह सकते हैं 17वीं सदी में। अच्छा, उस वक्त क्या खास हुआ? उस समय 2 मुख्य और बिल्कुल विपरीत विचार सामने आए। एक तरफ थे आइजैक न्यूटन। न्यूटन, हाँ। उनका मानना था कि स्पेस निरपेक्ष है, मतलब एब्सोल्यूट। निरपेक्ष मतलब ये एक खाली मंच की तरह है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, चाहे उसमें कोई चीज हो या ना हो। वो चीजों से बिल्कुल आजाद है। अच्छा, एक तरह का कंटेनर। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी तरफ थे गॉटफ्रीड लाइबनीज। उनका क्या मानना था? उनका कहना था कि नहीं, स्पेस कोई अपने आप में मौजूद चीज नहीं है। ये तो बस चीजों के बीच के रिश्तों का नाम है। रिश्तों का? कैसे रिश्ते? उनकी आपसी दूरी और दिशा। लाइबनीज के हिसाब से अगर कोई चीजें ही नहीं होंगी तो उनके बीच रिश्ते कैसे होंगे? और अगर रिश्ते नहीं तो स्पेस भी नहीं। मतलब खाली स्पेस जैसी कोई चीज असल में है ही नहीं। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा है न्यूटन से। हाँ, एकदम। न्यूटन कहते थे स्पेस पहले है, चीजें बाद में। लाइबनीज कहते थे चीजें पहले है, स्पेस उनके रिश्तों से बनता है। तो न्यूटन ने इसे साबित करने के लिए कुछ किया। वो बाल्टी वाली कहानी कुछ है ना। हाँ, उनकी मशहूर घूमती बाल्टी या स्पिनिंग बकेट वाली दलील। उन्होंने कहा कि अगर आप पानी से भरी बाल्टी को घुमाते हैं तो पानी बाल्टी के किनारों की तरफ चढ़ जाता है। उसकी सतह अवतल कनकेव हो जाती है। हाँ, होता है ऐसा। न्यूटन ने तर्क दिया कि पानी का ऐसा करना सिर्फ बाल्टी के घूमने की वजह से नहीं है। अगर सिर्फ बाल्टी के सापेक्ष घूमता तो शायद ऐसा ना होता। ये जो हो रहा है ये असली स्पेस के सापेक्ष घूमने की वजह से हो रहा है। मतलब स्पेस वास्तविक है। अच्छा, ये उनकी दलील थी निरपेक्ष स्पेस के लिए। हाँ, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। फिर कौन आया? फिर 18वीं सदी में आए इमैनुअल कांट और उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश किया। एक तीसरा कोण। हाँ जी। कांट ने कहा कि स्पेस न तो न्यूटन वाला निरपेक्ष मंच है, न ही लाइबनीज वाला रिश्तों का जाल। ये असल में बाहरी दुनिया की चीज ही नहीं है। बाहरी दुनिया की नहीं तो फिर क्या है? कांट के अनुसार स्पेस हमारे दिमाग की, हमारे मन की एक अंदरूनी बनावट है, एक तरह का फ्रेमवर्क। दिमाग की बनावट? मतलब हम स्पेस को सीखते नहीं है? नहीं, कांट ने कहा ये शुद्ध प्राथमिकता अंतर्ज्ञान का रूप, प्योर एप्रियोरी फॉर्म ऑफ इंट्यूशन है। मतलब हमें दुनिया का अनुभव करने के लिए चीजों को स्थानिक रूप से समझने की क्षमता पहले से ही मिली हुई है। जैसे हमने एक अदृश्य चश्मा पहना हो जो हर चीज को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में दिखाता हो। वाह, ये तो बहुत गहरा दर्शन है। स्पेस बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, ये हमारे अनुभव करने का तरीका है, ना कि अनुभव की जाने वाली चीज। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है ना। 19वीं सदी में गणित। बिल्कुल, 19वीं सदी में गणितज्ञों ने कमाल कर दिया। उन्होंने ऐसी ज्यामिति विकसित की जो यूक्लिड की हजारों साल पुरानी ज्यामिति से अलग थी। यूक्लिड की ज्यामिति मतलब? समतल स्पेस वाली, जिसमें त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, वही, जिसमें किसी रेखा के बाहर एक बिंदु से उस रेखा के समानांतर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। हाँ, स्कूल में पढ़ा है। गणितज्ञों ने सोचा, क्या हो अगर स्पेस समतल ना हो, अगर वो मुड़ा हुआ, कर्व्ड, मुड़ा हुआ स्पेस, जैसे कोई गेंद की सतह। हाँ, जैसे वो, या फिर कोई काठी जैसी सतह। उन्होंने ऐसी नॉन यूक्लिडियन ज्यामिति बनाई। तो उसमें क्या अलग था? उनमें यूक्लिड के नियम बदल गए। जैसे हाइपरबोलिक ज्यामिति में एक बिंदु से एक रेखा के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत? हाँ, और एलिप्टिकल ज्यामिति में कोई समानांतर रेखा होती ही नहीं। हर रेखाएं आखिर में मिल जाती हैं। जैसे ग्लोब पर देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। बाप रे। तो इससे ये सवाल उठा कि हमारा असल भौतिक स्पेस कैसा है, यूक्लिडियन या नॉन यूक्लिडियन? सही,
क्या वो समतल है या मुड़ा हुआ है? हेनरी पोंकारे जैसे कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि शायद हम प्रयोग से ये कभी तय ही ना कर पाएं। स्पेस की ज्यामिति चुनना शायद हमारी सहूलियत का मामला हो, एक तरह का समझौता, कन्वेंशन। लेकिन फिर आइंस्टाइन आए। हाँ, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सब कुछ बदल दिया। 1905 में उनकी स्पेशल रिलेटिविटी आई। स्पेशल रिलेटिविटी। इसने क्या किया स्पेस के साथ? इसने स्पेस और समय को, जो अब तक अलग-अलग माने जाते थे, एक साथ बुन दिया। एक 4 आयामी चादर में, जिसे उन्होंने कहा स्पेस टाइम। स्पेस और टाइम अब अलग नहीं रहे। नहीं, वो एक ही चीज के 2 पहलू बन गए। और इसका नतीजा ये निकला कि गति का असर दोनों पर पड़ता है। बहुत तेज चलने पर समय धीमा हो जाता है। टाइम डायलेशन। हाँ, और लंबाई सिकुड़ जाती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल। स्पेस और समय अब निरपेक्ष नहीं रहे, वो सापेक्ष हो गए। ये तो स्पेशल रिलेटिविटी थी। फिर जनरल रिलेटिविटी भी आई, हाँ, 10 साल बाद, और उसने इस कहानी में गुरुत्वाकर्षण को भी जोड़ दिया। गुरुत्वाकर्षण को कैसे? जनरल रिलेटिविटी ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई अनदेखी ताकत या खिंचाव नहीं है, वो असल में स्पेस टाइम के ज्यामितीय ढांचे में होने वाला बदलाव है। मतलब ये कि द्रव्यमान और ऊर्जा अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, उसे वक्र कर देते हैं। स्पेस टाइम मुड़ जाता है। हाँ, और दूसरी चीजें जैसे ग्रह या प्रकाश की किरणें इसी मुड़े हुए स्पेस टाइम में सबसे सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो आकर्षित हो रही हैं, पर असल में वो स्पेस टाइम के मोड़ के अनुसार चल रही हैं। तो गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम का मुड़ना है। यही जनरल रिलेटिविटी का सार है। इसी वजह से भारी चीजों के पास से गुजरते हुए प्रकाश मुड़ जाता है। हाँ, ये तो सुना है, स्टारलाइट बेंडिंग। और इसी सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव्स की भविष्यवाणी की थी। स्पेस टाइम में उठने वाली लहरें, जिन्हें हाल ही में लाइगो जैसे प्रयोगों ने पकड़ा भी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खोज थी। और ये सब दिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए वो मुड़ी हुई नॉन यूक्लिडियन ज्यामिति ही ज्यादा सही मॉडल है। तो मतलब आज की फिजिक्स स्पेस को कैसे देखती है? आज हम स्पेस को कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों में से एक मानते हैं, जिसे शायद सीधे सीधे परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन जिसे हम माप सकते हैं और दूसरी चीजों से जोड़ सकते हैं। जैसे समय और द्रव्यमान से? हाँ, यहाँ तक कि लंबाई की इकाई मीटर, उसकी परिभाषा भी अब प्रकाश की गति पर आधारित है, जो स्पेस और समय के गहरे जुड़ाव को दिखाती है। और ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, वो क्या कहती है स्पेस के बारे में? कॉस्मोलॉजी हमें बताती है कि हमारा स्पेस और समय भी लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नाम की एक घटना से शुरू हुआ। बिग बैंग से स्पेस पैदा हुआ? हाँ, ऐसा माना जाता है, और तब से ये लगातार फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ब्रह्मांड फैल रहा है, ये तो सुना है। हाँ, और शुरुआत में बिग बैंग के तुरंत बाद एक बहुत ही तेज फैलाव का दौर आया था, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। उसने ब्रह्मांड को बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा कर दिया। अच्छा, और क्या हम जानते हैं कि स्पेस का आकार कैसा है? मतलब ओवरऑल शेप? ये अभी भी एक खुला सवाल है। हम जो हिस्सा देख सकते हैं वो काफी हद तक समतल, फ्लैट लगता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का आकार क्या है, क्या वो अनंत है या बंद है, ये पक्का नहीं पता। ये तो हुई फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की बात, लेकिन स्पेस का कॉन्सेप्ट तो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी छूता है। बिल्कुल, भौगोलिक स्पेस को ही लें। जमीन, उसकी सीमाएं, उसका मालिकाना हक, शहरों की प्लानिंग, नक्शे, ये सब स्पेस की हमारी समझ पर आधारित है। हाँ, ये तो है। और मनोविज्ञान में? और मनोविज्ञान में भी हम स्पेस को कैसे महसूस करते हैं, स्पेशल परसेप्शन। हमें दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है, कुछ लोगों को बंद जगहों से डर क्यों लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिया, या खुली जगहों से एग्रोफोबिया, ये सब स्पेस से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। और सामाजिक विज्ञान में भी इसका कुछ जिक्र आता है। हाँ, वहाँ भी स्पेस एक अहम कॉन्सेप्ट है, जैसे ये विचार कि स्थान कैसे सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं, या फिर समय स्थान संपीड़न, टाइम स्पेस कंप्रेशन। ये क्या है टाइम स्पेस कंप्रेशन? इसका मतलब है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे तेज यातायात और इंटरनेट ने दूरियों के महत्व को कम कर दिया है। दुनिया सिकुड़ गई है ऐसा महसूस होता है। हम कहीं भी तुरंत पहुंच सकते हैं या किसी से भी बात कर सकते हैं। समय और स्थान का अनुभव बदल गया है। हाँ, ये बात तो सही है, दुनिया छोटी लगने लगी है। तो स्पेस सिर्फ फिजिक्स का विषय नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो स्पेस की हमारी समझ कहाँ से कहाँ पहुंच गई? एक
खाली डिब्बे या कंटेनर की सोच से शुरू हुई। हाँ, फिर लाइबनीज के रिश्तों के जाल तक गई। फिर कांट ने कहा ये दिमाग की उपज है, गणित ने उसे मोड़ना सिखाया। और फिर आइंस्टाइन ने उसे समय के साथ जोड़कर गुरुत्वाकर्षण का आधार बना दिया, स्पेस टाइम। बिल्कुल, ये सफर वाकई कमाल का रहा है। और ये साफ है कि स्पेस कोई निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सक्रिय डायनामिक इकाई है जो समय, पदार्थ, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण इन सब के साथ एक जटिल रिश्ते में बंधी हुई है, और यही हमारे ब्रह्मांड की कहानी को आकार देती है। सच में। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जैसे हमारी समझ 3D से 4D स्पेस टाइम और उसके मुड़ने तक पहुंची है, क्या भविष्य में शायद क्वांटम लेवल पर या किसी और तरह से हमें स्पेस के और भी आयाम और भी परतें पता चलेंगी, ऐसी जटिलताएं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कौन जाने, शायद वास्तविकता का ये ताना बाना हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा हो। खोज तो जारी है। बिल्कुल, खोज जारी है।